कामिल। इमामा सबिया के लेक्चर अटेंड करने और उसके वहां जाने या जलाल से मिलने के मामले में इस कदर मोहतात थी कि उसका ये मेल जोल उन लोगों की नजरों में नहीं आ सका। शायद इसकी एक वजह जवेरी और राबिया को भी हर चीज के बारे में अंधेरे में रखे हुए थी, वरना इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर इधर उधर गर्दिश करती और हाशिम मुबीन तक भी पहुंच जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाशिम मुबीन उसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे, मगर इमामा के अंदर आने वाली उन तब्दीलियों ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया था। उनके दिमाग में जो वाहिद हल आया था वो उसकी शादी थी। उनका ख्याल था कि उसकी शादी कर देने से वो खुद इमामा की जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह अचानक उसकी शादी का फैसला कर लिया था। जलाल, मेरे पेरेंट्स असजद से मेरी शादी करना चाहते हैं। लाहौर आने के बाद इमामा ने सबसे पहले जलाल से मुलाकात की थी। मगर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी हाउस जॉब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जलाल ने कहा, वो ऐसा ही कहते थे, मगर अब वो कहते हैं कि मैं अपनी तालीम शादी के बाद भी जारी रख सकती हूँ। असजद लाहौर में घर ले लेगा तो मैं ज्यादा आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूंगी। जलाल उसके चेहरे से उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकता था। जलाल भी एकदम फिक्रमंद हो गया। जलाल, मैं असजद से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी सूरत असजद से शादी नहीं कर सकती। वो बड़बड़ाई, फिर तुम अपने पेरेंट्स को साफ साफ बता दो। जलाल ने एकदम किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा, क्या बता दूं? यही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आपको अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे उन्हें फिर सब कुछ ही बताना पड़ेगा। वो बात करते करते सोचने लगी, जलाल, आप अपने पेरेंट्स से मेरे सिलसिले में बात करें। आप उन्हें मेरे बारे में बताएं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर और दबाव डाला तो फिर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। फिर मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। इमामा, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, वो रजामंद हो जाएंगे। मैं जानता हूं मैं उन्हें मना सकता हूं। जलाल ने उसे यकीन दिलाया। पूरी गुफ्तगू के दौरान पहली बार इमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अगले चंद हफ्ते वो अपने पेपर्स के सिलसिले में मसरूफ रही। जलाल से बात ना हो सकी। आखिरी पेपर वाले दिन वसीम उसे लेने के लिए लाहौर आ गया था। वो उसे वहां यूं देखकर हैरान रह गई थी। वसीम, मैं अभी तो नहीं जा सकती। आज तो मैं पेपर से फारिग हुई हूँ। मुझे भी यहाँ कुछ काम है। मैं कल तक यहीं हूँ, अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाता हूँ। जब तक तुम अपने काम निपटा लो फिर इकट्ठे चलेंगे। वसीम ने उसके लिए मुदाफियत का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, इमामा ने कुछ बेदिली से फैसला करते हुए कहा। उसे अंदाजा था कि वसीम उसे साथ लेकर ही जाएगा। तुम अपनी चीजें पैक कर लो, अब तुम सारी छुट्टियां वहां गुजार कर ही आना। उसे वापस मुड़ते देखकर वसीम ने कहा। उसने सर हिला दिया, मगर उसका अपनी तमाम चीजें पैक करने या इस्लामाबाद में सारी छुट्टियां गुजारने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया था कि वो चंद दिन वहां गुजार कर किसी न किसी बहाने से लाहौर वापस आ जाएगी, और यही उसकी गलत फहमी थी। रात के खाने पर वो सब घर वालों के साथ खाना खा रही थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? हाशिम मुबीन ने खाना खाते हुए उससे पूछा। बहुत अच्छे हुए, हमेशा की तरह। उसने चावल का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा, वेरी गुड। चलो, पेपर्स की टेंशन तो खत्म हुई। अब तुम कल से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। इमामा ने हैरानी से उन्हें देखा। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? फर्नीचर की, और ज्वेलर के पास पहले चले जाना तुम लोग। बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। हाशिम मुबीन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा, मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है? इमामा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में उसका रंग फक हो गया। मेरी शादी की तारीख? उसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा, जो उसके तासुरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। यह आप कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? हवन्नक चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन एकदम संजीदा हो गए। और मैंने इनकार कर दिया था। हाशिम मुबीन ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं असजद के घर वालों से बात कर चुका हूँ, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं असजद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप उनसे बात करके उसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असजद से शादी करोगी, और उसी तारीख को जो मैंने तय की है? तुमने सुना? वो बेइख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भिर्राई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या फेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को उसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे भी शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेइख्तियार रोने लगी। कर रहा हूं जबरदस्ती, फिर मैं हक रखता हूं, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भींचते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल आई।
मैं उससे बात करती हूँ, आप प्लीज खाना खाएं। इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं। सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा और खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। उसने तेजी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों, मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहां ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो तो मैं कभी यहां ना आती। वो दहाड़ी। मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहां से दफा हो जाओ। वसीम होंठ भींचते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। उस वक्त उसके पैरों से सही मानों में जमीन निकल चुकी थी। ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो उस वक्त हो गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसका दिल डूबने लगा। मुझे सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। उससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। उसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी उस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। उसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन किसी ने नहीं उठाया। उसने एक के बाद दीगरे कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक उसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद उसने मायूसी के साथ फोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों उस वक्त हॉस्टल में नहीं थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने सबिया का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने फोन उठाया। बेटा, सबिया तो पेशावर गई है अपनी अम्मी के साथ। सबिया के वालिद ने इमामा को बताया। पेशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। उसके कजन की शादी है, वो लोग जरा पहले चले गए हैं। मैं भी कल चला जाऊंगा, उसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम हो तो आप मुझे दे दें, मैं सबिया तक पहुंचा दूंगा। नहीं अंकल, शुक्रिया। वो उनके साथ इस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। उसने फोन रख दिया। उसके डिप्रेशन में इजाफा होने लगा। अगर मेरा जलाल से कांटेक्ट ना हुआ तो उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर उसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने उसके हाथ से रिसीवर लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन उसके पीछे खड़े थे। किसको फोन कर रही हो? उनके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी। इमामा ने उनकी तरफ देखे बगैर वो उनसे नजरें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूं, उसने सर्द आवाज में कहते हुए रीडायल का बटन दबा दिया और रिसीवर कान से लगाया। इमामा जर्द चेहरे के साथ उन्हें देखने लगी। वो कुछ देर तक इसी तरह रिसीवर के साथ कान लगाए खड़े रहे। फिर उन्होंने रिसीवर को रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं की गई थी। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फोन कर रही हो? उन्होंने दुरुस्त लहजे में इमामा से पूछा। जैनब। फोन की स्क्रीन पर जैनब का नंबर था। वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन को जैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुंचे, इसलिए उसने उनके इस्तफसार पर जल्दी से उसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं उसके जरिए जवेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। उसे तहम्मुल से कहा, तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जवेरिया तक पहुंचा दूंगा, बल्कि जाती तौर पर खुद लाहौर देकर आऊंगा। इमामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? उन्होंने किसी तमहीद के बगैर अचानक उससे पूछा। वो उन्हें कुछ देर देखती रही, फिर उसने कहा, हाँ। हाशिम मुबीन दम पर खुद रह गए। किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने बेयकीनी से अपना जुमला दोहराया। इमामा ने फिर अस्बात में सर हिला दिया। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार उसके चेहरे पर थप्पड़ खींच कर मारा। मुझे इसी बात का अंदेशा था तुमसे, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो गुस्से में तुनतना से गए। इमामा गुमसुम अपने गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी। यह पहला थप्पड़ था जो हाशिम मुबीन ने उसकी जिंदगी में उसे मारा था, और इमामा को यकीन नहीं आ रहा था कि यह थप्पड़ उसे मारा गया था। वो हाशिम मुबीन की सबसे लाडली बेटी थी, फिर भी उन्होंने उसके गालों पर आंसू बह निकले थे। असजद के अलावा मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। तुम अगर किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो भी तो उसे अभी और इसी वक्त भूल जाओ। कभी भी तुम्हारी कहीं और शादी होने नहीं दूंगा। अपने कमरे में चली जाओ, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें फोन के पास भी देखा तो फिर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो उसी तरह गाल पर हाथ रखे मैकेनिकी अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। क्या बाबा मुझे इस तरह मार सकते हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रोते रहने के बाद उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क होने लगे। वो उठकर इस तराब के आलम में अपने कमरे की खिड़कियों की तरफ आ गई और खाली उस जहनी के आलम में बंद खिड़कियों के शीशों से बाहर देखने लगी।
नीचे उसके घर का लॉन नजर आ रहा था और फिर लाशऊरी तौर पर उसकी नजर दूसरे घर पर पड़ी। वो सालार का घर था। उसका कमरा निचली मंजिल पर था। दूर से कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। इसके बावजूद उस घर में एक दफा जाने के बाद उसकी लोकेशन और कमरे में फिरने वाले हुलिये और जिसामत से अंदाजा लगा सकती थी कि वो सालार के अलावा कोई और नहीं हो सकता। उसके जहन में एक झमका सा हुआ, हाँ, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है अगर मैं इसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से राब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मगर इससे राब्ता कैसे? उसके जहन में एकदम उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा उसका मोबाइल नंबर और नाम याद आया। उसने जहन में मोबाइल नंबर दोहराया। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज का एक टुकड़ा लेकर उसने एहतियात के तौर पर उस नंबर को लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई। उसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सालार ने नींद में अपने मोबाइल की बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो उसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो। इमामा ने सालार की आवाज पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो। उसकी ख्वाबीदा आवाज दोबारा सुनाई दी। सालार। उसने उसका नाम लिया। बोल रहा हूं, उसने उसी ख्वाबीदा आवाज में कहा। मैं इमामा बोल रही हूं। वो कहने वाला था, कौन इमामा? मैं किसी इमामा को नहीं जानता। मगर उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे सिग्नल दिया। उसने बेइख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ उसकी आवाज को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूं। उसकी खामोशी पर इमामा ने अपना तारुफ कराया। मैं पहचान चुका हूं। सालार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैंप को ऑन कर दिया। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपने रिस्ट वॉच उठाकर वक्त देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। उसने कदरे बेयकीनी से होंठ सुकेड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो। सालार उससे मुखातिब हुआ। सालार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सालार के माथे पर कुछ पल आए। मैंने एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूं तुम मेरी जिंदगी बचाओ। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में उसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से राब्ता करना चाहती हूं मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त? इमामा ने उसकी बात काट दी। प्लीज इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फोन नहीं कर सकती, शायद कल रात भी ना कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूं कि तुम एक एड्रेस और फोन नंबर नोट कर लो और उस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। उसका नाम जलालुन नसर है। तुम उससे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सालार को अचानक इस सारे मामले में दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचते हुए वो इमामा की बात सुनता रहा। वो एक एड्रेस और फोन नंबर दोहरा रही थी। सालार ने उस नंबर और एड्रेस को नोट नहीं किया। उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने पूछा, और अगर मेरे फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया तो? जब वो खामोश हो गई तो उसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर उस आदमी से मिल सकते हो प्लीज? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार इमामा की आवाज मुल्तजियाना थी। और अगर उसने पूछा कि मैं कौन हूं तो तुम जो चाहे उसे बता देना। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम उस आदमी से खुद बात करो? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शायद मुझे दोबारा फोन का मौका ना मिले और फिलहाल तो आदमी फोन रिसीव नहीं कर रहा। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने मायूसी के आलम में मजीद कुछ कहे बगैर फोन रख दिया। सालार मोबाइल बंद करके कुछ देर उसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलालुन नसर, इमामा हाशिम, राब्ता, पेरेंट्स से बात, जबरदस्ती की शादी। उसने वहां बैठे बैठे उस जगह पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि उससे इमामा का ताल्लुक किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए उन दोनों के बारे में सोचता रहा। उसे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है। वो अपने लिए उसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ था और उसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो उससे मदद मांग रही थी। ये क्या कह रही है खातून? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? उसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद उसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और उसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर उन मुलाकातों में उसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। उसके अपने घर वालों के बरक्स वसीम का घराना खासा रवायत परस्त था। वो कभी भी इस तरह खुलेआम उनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था। मगर उसने इस बात पर भी कभी ज्यादा गौर खौस नहीं किया था। उसका ख्याल था कि हर खानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। उसी तरह वसीम के खानदान की भी अपनी रवायात थी। उसे इमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा अंदाजा था।
मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके उस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो उसे लगा था। जब वो काफी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। भाड़ में जाए इमामा और ये सारा किस्सा, वो बड़बड़ाया और करवट लेकर उसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया।